ठीक है, अविनाश शुरू कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका विषय में वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप हिंदी मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा बिहार के सहायक प्राचार्य हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर सजीत जे शशि सर, मंच पर उपस्थित डॉक्टर लता दीदी मैडम, काफी पुराना परिचय है जी। प्रथम सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर बाबू, जिन्होंने हल्दर नाग पर इतनी संगोष्ठियां की हैं कि अब ऐसा लगता है कि वे हमारे अपने ही कवि हैं। इस सत्र में संचालन कर रही मैडम अरुणिमा, आभासी पटल पर उपस्थित सभी सहभागीगण, आप सभी को सर्वप्रथम 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व आयोजन पर शुभकामनाएं। और एक ऐसा विषय जिसको बहुत लंबे समय तक हम लोगों से छुपा कर रखा गया, पीछे कई कारण हो सकते हैं, उस पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया जा रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विषय बहुत गहरा है, गंभीर है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका या उनके योगदान को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसकी पृष्ठभूमि जानना होगा। सन 1774 ये एक ऐसा समय है जब आदिवासियों के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इन्हें स्थानीय विद्रोहों के नाम से अंग्रेजी सरकार ने दबा दिया और संचार के माध्यमों की उपलब्धता न हो पाने के कारण कभी ये प्रकाश में नहीं आ पाए। लेकिन आधुनिक शोध और अनुसंधान से जो ज्ञात हुआ है कि 1774 से ही आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। 1776, 1772 बंगाल रेसिडेंसी का वन क्षेत्र, जिसके आदिवासी नायक विष्णु मानकी थे, उनके नेतृत्व में बिंडू नामक स्थान पर सबसे पहले मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके बाद सन 1780 में तिलका मांझी, बहुत प्रसिद्ध नाम है, उनके द्वारा ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ दामिन विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो लगातार 6 वर्षों तक चलता रहा। उनसे प्रेरणा लेकर सन 1798 में, जिसे तमाड़ या चुवाड़ आदिवासी आंदोलन कहा जाता है, यह अंग्रेजों की बंदोबस्ती व्यवस्था के विरोध में प्रारंभ हुआ और सन 1795 आते आते पूरे झारखंड क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया, जिसकी कमान आगे चेरो आंदोलन, चेरो आदिवासियों ने संभाली। इन आदिवासी समुदायों की भूमिका और स्वतंत्रता में योगदान को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के आशय से एक वन बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें बिरसा मुंडा, कुमराम भील, ठक्कर बापा, रानी दुर्गावती, टंट्या भील, रानी गोदेनलियू आदि के महत्वपूर्ण विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। सन 1800 में पलामू के चेरों का विद्रोह आदि की श्रृंखला भी इस पुस्तक में देखी जा सकती है। इन्हीं विद्रोहों के बीच पश्चिमी भारत में हरियाणा क्षेत्र के जाटों के द्वारा सन 1824 में और झारखंड के कोलों के द्वारा सन 1831 में एक विद्रोह का प्रारंभ किया गया, जिसमें रांची की और सिंह भूमि की मुंडा, हो जनजाति, उरांव जनजाति, भुइयां आदि जनजातियां शामिल हुई। और दक्षिण भारत में भी सन 1840 से 1862 तक विभिन्न समयांतरालों में आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रंपा क्षेत्र के मुखिया अल्लूरी सीतारमण राजू के नेतृत्व में
अंग्रेजी अधिकारियों की मनमानी, भ्रष्टाचार और जंगल कानून के विरोध में विशाखापट्टनम से लेकर मद्रास तक एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसे हम लोग रंपा आंदोलन के नाम से जानते हैं। सन 1854 से प्रारंभ होकर संथाल आदिवासियों के द्वारा परगना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, जिसे कुचलने के लिए एक साल बाद 1855 में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया और ब्रिटिश फौजों ने इस विद्रोह में शामिल सभी संथालों को उनके परिवार समेत आग के हवाले कर दिया। इस हत्याकांड में लगभग 36 संथाली गांव जलकर राख हो गए और लगभग 20,000 से भी अधिक संथाली पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चों की मृत्यु भी हो गई। लगभग 4,000 संथाली सेनानियों को क्रूरता के साथ गोली से भून दिया गया। इस विद्रोह के नायक सिद्धू तथा कान्हू नामक संथाली नेताओं को घायल अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस आंदोलन की कमान हीला और राधा नामक संथाली महिलाओं ने संभाली। यह विद्रोह कोल विद्रोह के समान ही था, जिसके बाद 1855 में बिरसा मुंडा, बहुत प्रसिद्ध नाम है, उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जो अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लादी गई जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रमुख आंदोलनों में एक था। इस आंदोलन में भी मुंडा आदिवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और 24 वर्ष की छोटी सी आयु में ही अंग्रेजों के खिलाफ इस बड़े आंदोलन को तैयार करने के लिए बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा का नाम दिया गया। इस बड़े आंदोलन को संचार के अभाव में विस्मृत कर देने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और केवल फुटनोट के रूप में ही छोटा सा उल्लेख कर दिया गया। सन 1915 के आसपास उड़ीसा के खोंड आदिवासियों और संभलपुर के सुरेंद्र साय के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के विरोध में एक सशस्त्र संग्राम चालू कर दिया गया। ये सभी अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों के द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम समर, जिसे गदर भी कहते हैं, उसकी भूमिका रखी। केवल उत्तर भारत या दक्षिण भारत या पूर्वी भारत ही आजादी के संग्राम में शामिल नहीं था। पूर्वी भारत के नागालैंड की आदिवासी मुखिया रानी गाइदिनलिऊ ने भी सन 1931 में अपने भाई को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिए जाने पर केवल 13 वर्ष की छोटी सी आयु में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें 14 साल तक जेल की यातना भी सहन करनी पड़ी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा था कि अफसोस है कि भारत आज अपनी इस बहादुर बिटिया के बारे में कम ही जानता है। इनका यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण था कि इससे प्रभावित होकर सन 1913 से 14 तक बस्तर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में विभिन्न आंदोलन प्रारंभ हुए। राजस्थान का कोयलियारी गांव का आदिवासी नायक मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हजारों आदिवासी सेनानियों ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले कर और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे अंजाम देने के लिए जलियांवाला हत्याकांड जैसा ही एक हत्याकांड किया गया, जिसमें लगभग 1200 आदिवासी मृत्यु को प्राप्त हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 300 से 400 के बीच लोग मारे गए थे, जबकि इसमें 1200 व्यक्तियों के मर जाने के कारण उससे भी अधिक भीषण हत्याकांड कहा जा सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक छुपाकर रखा गया।
जब बिहार को बंगाल प्रोविजन से अलग किया गया, तब सन 1913 से लेकर 1914 तक उरांव जनजाति के द्वारा स्वशासन, लगान का विरोध और समानता के अधिकार को लेकर एक नया विद्रोह चालू हुआ। इसी समय मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी कई आंदोलन प्रारंभ हुए, जिनका उल्लेख हमें विश्व आदिवासी दिवस पर आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आदि विद्रोह में मिलता है, जिसमें सन 1774 से लेकर 1910 तक खलबा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई जनजाति विद्रोह, मेरिया जनजाति विद्रोह, मुरिया आदिवासी विद्रोह, रानी चेरिस विद्रोह आदि विद्रोहों की जानकारी प्राप्त होती है। और छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह का सन 1857 का विद्रोह भी इसमें उल्लेखित किया गया है। इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश भी आदिवासियों के विद्रोहों के लिए सबसे प्रथम राज्यों में जाना जाता है, जिसमें जबलपुर के गोंडवाना की रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनका युवा पुत्र रघुनाथ शाह का नाम सम्मान से लिया जाता है, जिन्हें अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने सन 1818 से ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। सन 1831 में, 1846 में, 1852 में झाबुआ, धार, मालवा आदि स्थानों पर भील और भिलाला जनजाति के आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अपना योगदान दिया, जिनमें टांट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई आदि का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद टांट्या भील की तात्या टोपे से मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया और उसका उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में किया। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति, जो मंडला के बहुल क्षेत्र में मानी जाती है, इसमें रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की वीरांगना पत्नी अवंतीबाई लोधी, उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। रामगढ़ के राजा की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ पुत्र विक्रमजीत को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और हड़प नीति के अंतर्गत रामगढ़ राज्य को हथिया लिया, जिसके विरोध में रानी अवंतीबाई ने न केवल अपने राज्य को स्वतंत्र किया, बल्कि अंग्रेज अधिकारी को राज्य से निकालकर अपने आसपास के दूसरे क्षेत्रों को भी स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह से पश्चिमी भारत के उदयपुर में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र ऐसे हुए हैं जहां भील आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान की भूमिका जानने के लिए हमें यह ज्ञात होता है कि न जाने कितने ऐसे आदिवासी नायक रहे हैं, ऐसे आदिवासी सेनानी रहे हैं, जिनके नाम से हम लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। सन 1857 से आजादी 1947 तक 90 वर्षों में जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई होगी, उससे अधिक सन 1776 से सन 1857 तक लगभग 91 वर्षों में आदिवासियों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। आज इन सभी गुमनाम आदिवासी नायकों के योगदान को महत्ता देने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा
की गई और उसके लिए देश भर में लगभग 10 जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रसन्नता का विषय है कि इनमें से झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय तैयार होकर राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता में आदिवासियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, जिसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक और मध्य भारत के विभिन्न इलाकों के आदिवासियों के द्वारा न केवल अपनी जीविका बल्कि अपने जीवन का बलिदान देकर भी स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलन और विद्रोह प्रारंभ किए गए। इनमें से अधिकांश का उल्लेख हमको हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री कृष्ण सरल की उन सभी 124 पुस्तकों में मिलता है जो उन्होंने सेनानियों के विभिन्न इतिहासों पर लिखकर प्रकाशित की, जिनमें लगभग 15 तो केवल महाकाव्य ही हैं जो आदिवासियों और अन्य सेनानियों के ऊपर लिखे गए हैं। श्री कृष्ण सरल ने क्रांतिकारी कोश नामक एक बृहद ग्रंथ तैयार किया है। इस ग्रंथ में लगभग तत्कालीन सभी सेनानियों के नाम और उनके जीवन के वृत्त देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता में विभिन्न आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद गजेंद्र जी। वैसे तो हम तीनों, लता चौहान जी और आप और हम तीनों ने ग्वालियर में साथ साथ पहले मिले थे। जी सर, जी सर। उसके बाद अभी इस संगोष्ठी में पुनः मिलन का जो सौभाग्य मिला है, और वैसे फिर से मिलने जा रहे हैं हम 25 तारीख को ग्वालियर में। जी हाँ, जी हाँ इस सर। जगह पर फिर से मिलने जा रहा हूँ। जैसे लता जी, गजेंद्र जी भी आ रहे हैं वहां पे ग्वालियर में 27 को, 27 और 28 को 2 दिन हम वहां रहेंगे, तो मिलेंगे हम जरूर। जी जी। अरुणिमा, अगले अगला कार्यक्रम प्रपत्र प्रस्तुतिकरण है। भारत के विकास में राजभाषा हिंदी का योगदान विषय पर अपना प्रपत्र प्रस्तुति के लिए एमजी कॉलेज की शोध छात्रा सुजिता एल को आमंत्रित करती हूँ। सुजिता, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। आप सभी को सविनय नमस्कार और आजादी के 75वां वर्ष पर आप सभी को शुभकामनाएं। और आज मैं भारत के विकास में राजभाषा हिंदी का योगदान विषय पर एक प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और हम सभी जानते हैं ऊंचाई पर कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, परंतु हमें अपनी मुख्यधारा से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह किसी भी राष्ट्र को उसकी उन्नति के लिए वहां की भाषाओं से ओतप्रोत होना बहुत ही जरूरी है। राजभाषा हिंदी इसी संदर्भ में हमें एक नए पद की ओर अग्रसर कर रहे हैं। किसी भी देश के विकास हेतु राष्ट्रीय एकता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो भाषा का होना जरूरी है। और अब तक हमें अपने देश में हिंदी भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बढ़ती जा रही है। देश के विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा का अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिकाल से ही भाषा का प्रचलन बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में निरंतर चला आ रहा है। हिंदी भाषा ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक अहम योगदान दिया है। वह हिंदी ही है जिसने हमें हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं हमारे संस्कारों को साथ लेकर आधुनिक प्रगति की राह पर चलना सिखाया है। 14 सितंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमारे संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रचलित करने के लिए स्वीकार किया है।
इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रज्वलित करने के लिए 1953 से के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी उन सब की जननी तो हिंदी ही है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राष्ट्रभाषा क्षेत्रीय भाषा भी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके और भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में कार्यरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। 14 सितंबर मुझे एक बात याद रहा है, 14 सितंबर 1917 के 17 को जब हम हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, उस अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हिंदी जब हम केंद्रीय सरकार के कार्यालय में प्रयोग करते हैं तो वहां सिर्फ हिंदी के अनुवाद होते रहते हैं। ऐसा नहीं होना है, बल्कि हिंदी संवाद की भाषा ही है। और हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और उसके साथ साथ पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आदि का आयोजन हो जाते हैं। और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक पुरस्कार योजनाएं भी शुरू की हैं। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश के विकास पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज वह प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यापार, बैंक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में पदार्पण कर विषय विशेष या क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी का यह प्रयोजन मूलक रूप ही इसकी शक्ति बन गया है। राजभाषा के पद पर यह भारत सरकार में प्रशासन की भाषा के रूप में भी प्रयुक्त होने लगी है। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। भारत की आजादी पर और भारतवासियों की एकता पर राजभाषा हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत जब स्वतंत्र हो चुका, उसी समय से राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। फिर भी आज तक पूरे भारतवर्ष की एकमात्र भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हैं। हमारे केरल जैसे हिंदी प्रदेश के लोग इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ महीनों हम समाचार पत्र में पढ़ चुके थे, जो कुछ महीनों से पहले ही हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस अपने भाषण पर इसका एक उल्लेख किया, तो हिंदीधर प्रांत के लोग तो इस पर काफी विद्रोह प्रकट किया था। हमें यह सोचना है, हर एक राष्ट्र को अपने आप एक राज्य भाषा होता है। जैसे इंग्लैंड को अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, उसी तरह अधिकांश लोग द्वारा प्रयोग करने से ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दी गई है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे। उन्होंने गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार भी थे, पर उन्होंने अपनी सारा धार्मिक साहित्य को अपने हिंदी में ही लिखा, क्योंकि अधिक लोगों तक यह पहुंचने के लिए और देश की एकता को मजबूत करने के लिए। उनका एक कहना है, मेरी आंखों उस दिन को देखना चाहता है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएंगे।
हिंदी को सारी भारतीय भाषाओं से ऊंची इसलिए मानते हैं, बल्कि राजभाषा इसलिए कहा और समझ जाता है कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। यह केवल जो लोग हिंदी को राजभाषा के से जानना होगा, जो हमारे आज विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश, उसने इस समस्या को समाप्त किया है। जो सोवियत संघ में यद्यपि 63 भाषाएं बोली, 63 नहीं 66 भाषाएं बोली जाती है, बोली या लिखी जाती है, फिर भी वहाँ राजभाषा तो रूसी ही है। तो हमारे राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी, उन्होंने हिंदी भाषा की नहीं है, लेकिन वे जानते थे कि हिंदी ही देश की संपर्क भाषा बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त है और राजभाषा के रूप में मान्यता हिंदी को ही मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिश की थी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसके अनुसार प्रशासन के विभिन्न प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। परंतु भारत की भाषाई स्थिति को देखते हुए प्रशासन में मुख्यतः अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है और हिंदी उसको आधार बनाकर प्रयुक्त होती है। इसीलिए भारत वासियों को अपनी राजभाषा को अपना कर आगे चलना है और याद रखना होगा कि संस्कृति की पहचान है हिंदी और देश का सम्मान है हिंदी। कम शब्दों से राजभाषा हिंदी के योगदान के बारे में कहना बहुत ही कठिन बात है, फिर भी मेरा एक कोशिश है। आप सभी को धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। ധന്യവാദ് സിദ്ധാജി. ഇൻകോൾ മെസ്സേജിൽ കുറെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആരൊക്കെയാണ്? सुंदर व्याख्या। हिंदी प्रचार की संस्थाएं नामक विषय पर प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के लिए अंजना प्रसाद एस को, जो एमजी कॉलेज की शोध छात्रा है, आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा प्रपत्र का विषय है हिंदी प्रचार की संस्थाएं। भारतीय युग में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए उस समय के साहित्यकारों द्वारा एक जमीन तैयार हो गई थी और उनके नवीन साहित्यिक विधाओं का आगमन भी हो गया था। वहीं द्विवेदी युग में व्याकरण सम्मत भाषा तथा गद्य पदी के लिए खड़ी बोली प्रचलन में आ गई थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि इनके प्रेरणा से अनेक साहित्यिक संस्थाएं हमारे सामने आती है, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली संस्थाएं वे है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 10 मार्च 1893 को वाराणसी में हुई। प्रारंभ में श्री गोपालदास खत्री, राम नारायण मिश्र तथा बाबू श्याम सुंदर दास आदि इसके संरक्षक रहे, लेकिन धीरे धीरे तत्कालीन कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस संस्था के संरक्षक तथा सदस्य बन गए। सभा के प्रारंभ से ही हिंदी के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों में हिंदी की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तिका की खोज, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण, हिंदी भाषा तथा साहित्य का इतिहास लेखन, साहित्य गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध कार्य आदि के अपने हाथ में लिया था और इस कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त की। इसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरा भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। बाद में इस संस्था से मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी तथा आदि विद्वान भी जुड़ने गए। इस सभा के दो प्रमुख उद्देश्य थे, नागरी अक्षरों का प्रसार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। सभा के अंतर्गत एक आर्य भाषा पुस्तकालय चल रहा है। इसमें लगभग 40,000 मुद्रित पुस्तकें तथा 5,000 हस्तलिखित ग्रंथ विद्यमान है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषाओं के ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय शोध तथा अध्ययन के लिए यह पुस्तकालय अति महत्वपूर्ण है। सभा ने कोश विभाग द्वारा हिंदी शब्द साहब
हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली तथा संक्षिप्त शब्द सागर जैसे अधिकृत कोशों को प्रकाशित करके हिंदी जगत का महान उपकार किया है। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रकाशनों में नागरिक प्रचारणी पत्रिका इस सदी की संपूर्ण हिंदी पत्रिकाओं से सबसे प्राचीन पत्रिका है। यह एक प्रकार की शोध पत्रिका है तथा 77 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है। काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवन चरित्र, राजनीति, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि सभी विषयों पर इस सभा ने 500 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। अपने उत्तमोत्तम प्रकाशनों द्वारा सभा ने सदैव हिंदी साहित्य व भाषा के भंडार को समृद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। हिंदी साहित्य की मौलिक तथा उत्तम रचनाओं पर सभा द्वारा अनेक पुरस्कार तथा पदक समय समय पर प्रदान किए जाते हैं। अगले है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। 1 जून 1910 को नागरिक प्रचारणी सभा की प्रबंध समिति की एक बैठक में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के एक प्रस्ताव के अनुसार हिंदी तथा नागरी लिपि के व्यापक प्रचार तथा प्रसार के लिए देश भर के हिंदी साहित्यकारों को एक सम्मेलन बुलाया गया तथा उसी वर्ष महानदम पंडित मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिनिवेशन संपन्न हुआ। इसी अधिनिवेशन में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन से सरकारी कचहरियों में नागरी लिपि के प्रचार तथा हिंदी की अपील की। इस समिति में प्राप्त रकम से सम्मेलन की स्थापना हुई तथा उसके अगले वर्ष सम्मेलन का दूसरा अधिनिवेशन प्रयाग में हुआ। हिंदी के व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए सम्मेलन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है। हिंदी साहित्य के सब अंगों की पुष्टि तथा उन्नति के लिए प्रयत्न करना। अगला है राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करना। नागरी लिपि को मुद्रण तथा लेखन की दृष्टि से अधिक विकसित करना। हिंदी भाषी राज्यों के सरकारी विभागों, विद्यालयों, कॉलेजों तथा अदालतों में हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रचार करना। हिंदी के विद्वानों तथा लेखकों को सम्मानित करना तथा पारितोषिक, पुरस्कार, पदक तथा उपाधि आदि से उन्हें विभूषित करना। हिंदी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएं लेना आदि। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। सम्मेलन से प्रारंभ में प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा 3 परीक्षाएं आयोजित होती थी। देश के लाखों लोगों ने सम्मेलन की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हिंदी का अध्ययन किया। हिंदी भाषी क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों ने इससे लाभ उठाया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एक त्रैमासिक सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन लगातार होता रहा, जिसमें मौलिक रचनाओं के साथ साथ शोध पत्र भी प्रकाशित होते थे। रचनाओं के साथ सम्मेलन की ओर से हिंदी की मौलिक उच्च कोटि की रचनाओं पर समय समय पर विविध पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अगला है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे। राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति की वर्धा की महाराष्ट्र की प्रांतीय शाखा के कुछ कार्यकर्ताओं ने द्वारा इस सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा बालबोधिनी, राष्ट्रभाषा पहिली, राष्ट्रभाषा दूसरी, राष्ट्रभाषा प्रबोध तथा राष्ट्रभाषा व्यवहार आदि की इस प्रचार सभा से ही आती है। अनुवाद पंडित तथा राष्ट्रभाषा व्यवहार योग्यता, इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं। प्रबोध, प्रवीण तथा पंडित परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सभा ने हिंदी प्रचार के कार्य के अतिरिक्त प्रकाशन क्षेत्र में काफी वृद्धि की है। सभा की ओर से पुणे में हिंदी के माध्यम से एक प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल चलाया जाता है। राष्ट्रभाषा सम्मेलन, व्याख्यान मालाएं तथा प्रतियोगिताएं आदि सभा द्वारा आयोजित की जाती है। पुणे, नागपुर, बम्बई तथा औरंगाबाद में सभा की विभागीय समितियां हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा हिंदी के कार्य में सभा ने बहुत योगदान दिया है। अगला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के एक प्रस्ताव के अनुसार दक्षिणोत्तर हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी प्रचार करने के लिए एक हिंदी प्रचार समिति संगठित की। उस समिति की प्रथम बैठक 4 अगस्त 1934 में वर्धा में हुई। प्रारंभ में यह समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं चलती थी, परंतु गांधी की यह प्रबल सितंबर 1938 से इसने परीक्षाएं प्रारंभ की है। समिति द्वारा निम्नलिखित 13 परीक्षाएं ली जाती है: राष्ट्रभाषा प्राथमिक, राष्ट्रभाषा प्रारंभिक, राष्ट्रभाषा प्रकाश आदि। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास।
सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि यदि कोई भाषा भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है तो वह हिंदी है। उन्होंने इस सम्मेलन में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की योजना प्रस्तुत की। कुछ उत्तर भारतीय दक्षिण में जाकर हिंदी प्रचार का कार्य करें। इस प्रचार कार्य के लिए बापूजी की अपील पर इंदौर से सेठ हुकुमचंद्र तथा तत्कालीन नरेश महाराज यशवंतराव होलकर ने 10-10 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की। दक्षिण भारत के समाचार पत्रों में छिपी एक विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन सदस्यों में गांधी जी को एक हिंदी प्रचारक भेजने के लिए लिखा। गांधी जी ने अपने सुपुत्र देवदास गांधी को पहला हिंदी प्रचारक बनकर दक्षिण भारत भेजा। जब वह कार्य अधिक बढ़ गया तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को वहां भेजा। पंडित हरिहर शर्मा, पंडित ऋषिकेश शर्मा, श्री शिवराम शर्मा आदि अनेक कार्यकर्ता दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार के कार्य में जुट गए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थाओं में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके प्रारंभिक बहुमूल्य प्रयासों का विशिष्ट स्थान है। सभा के अपना काम प्रकाशन हिंदी सुबोधिनी नामक पुस्तक से प्रारंभ किया था। अब तक प्रकाशित पुस्तकों में दक्षिण भाषाओं से हिंदी सीखने की पुस्तकें, हिंदी की पाठशालाएं, कोश, साहित्यिक महत्व की अनेक पुस्तकें हैं। सभा का हिंदी प्रचार समाचार मासिक तथा दक्षिण भारत सांस्कृतिक द्विमासिक पत्रिका है। हिंदी प्रचारकों तथा शिक्षकों प्रशिक्षण देने के लिए सभा ने कई संस्थानों मद्रास, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, आज तथा में अपने हिंदी प्रचारक विद्यालय खोल रहे हैं। सभा के पदवीदान समारोह में देश के गुणमान्य नेताओं तथा प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपने अभिभाषण देकर राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व को स्वीकार किया गया है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम नहीं करती है, यह सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। असल में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद अंजना जी। हमारे मुख्य वक्ता जो हैं विशेषज्ञों से अनुरोध है कि आप इनके प्रस्तुतिकरण पर कुछ चंद वाक्य कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हमारे जो शोध छात्राएं हैं उनको थोड़ा कुछ सुझाव देना चाहते हैं। लता चौहान जी हैं और गजेंद्र जी हैं। उनके प्रस्तुतिकरण पर या तो अंत में हम उनको लेकर थोड़ा कुछ सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले सत्र की ओर जाएंगे। अरुणिमा, थोड़ा एक मिनट।